अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सूरभ ब्राइडल हैवी मैक्सी पर हैवी ब्राइडल ज्वेलरी पहने वो मामूल से चाल चलती हुई प्रोफेशन के साथ हाल तक पहुंची थी। सिद्दीकी साहब ने अपनी बेटी के सर पर बोसा देते हुए सीने से लगाया था। सबज दिल सी आंखों से एक मोती टूट कर उसके गुलाबी गाल पर गिरा था। आंखें बंद करते हुए सिद्दीकी के सीने से लगते हुए सिसकी थी, नहीं बच्चे, रोना नहीं। शफकत से उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे स्टेज पर लाए थे। माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। कैसे बताएं बाबा जान, हमारा दिल घबरा रहा है, लग रहा है जैसे सब खत्म हो जाएगा। हम दूर नहीं जाना चाहते आपसे बाबा जान, अपनी अशी को दूर मत करे उससे। बारी चुन्नी को मुट्ठी में जकड़ते हुए वो नजरें झुकाए हुए गुलाबी फूल से बनी स्टेज के बीचों बीच पड़े सोफे पर बैठी हुई थी। सामने गोल्डन नेट तार पर्दा लगाया गया था। पर्दे के सामने ही काशिफ व्हाइट शेरवानी में मलबूस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। निकाह शुरू करें मौलवी साहब। सिद्दीक साहब ने अशीक के कांधों पर हाथ रखते हुए उसका हौसला बढ़ाया और मौलवी साहब से कहा। सामने बैठे काशिफ ने एक तायराना नजर सामने बैठी बड़ी सी मासूम सी लड़की के, जो कि इस वक्त बाड़ी लहंगे में मलबूस थी, नाजुक वजूद पर डाली थी। अशीक बिनते वजहत अहमद सिद्दीकी, आपका निकाह। मौलवी साहब ने खुफजदा नजर आवाज की सिमत देखा था। फिजा में फाकी आवाज ने सबको हैरान और परेशान कर दिया था। सब अपनी जगह से उठकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़े थे। ब्लैक सूट में मलबूस कुछ लोग मुंह पर ब्लैक रुमाल से डाबे हुए सिद्दीकी मानशिप में गुजरे थे। सिद्दीकी साहब अशी का हाथ पकड़ हुए स्टेज से नितरे उतरे थे। फोन निकाल कर मर्जा का नंबर मिलाना चाहा था, मगर गार्ड ने लपक कर उसके हाथ से फोन लेकर जमीन पर फेंकते हुए उस पर अपना बूट रखकर उसे कुछ डाला था। कोई होशियारी नहीं बूढ़े आदमी, एक गार्ड ने उसके सीने पर बंदूक रखकर सख्त लहजे में कहा। अशीक डरते हुए सिद्दीकी साहब का हाथ मजबूती से पकड़ गई थी। पापा प्लीज, पापा का कुछ मत करना, वो डूबती हुई आवाज में बोली थी। अच्छा, उन्हें तो नहीं। नाजुक कली वो गार्ड पर आई ब्रो उचकाते हुए उसके सर से पांव तक ज्यादा लेते हुए हबासत से बोला। सिद्दीकी साहब ने बच्ची के सामने डाल पड़कर खड़े हुए थे। क्या सोच रहा था बुड्ढे, तू इतनी आसानी से बच जाएगा? नहीं। उसके रात जान का अशीक का दिल डूब सा गया था। रुको, काशिफ स्टेज से उतरते हुए सिद्दीकी साहब की तरफ बढ़े थे। नहीं काशिफ, फायदा बेगम ने चीते हुए उसे रोका था। गार्ड उसकी जानब करते हुए गो चला चुके थे। काशिफ, मेरे बच्चे। फैजा बेगम सदमे से मातम करते हुए जवान बेटे की लाश पर गिरी थी। सिद्दीकी के सामने सदमे से आंखें मिची थी। बाबा काशिफ को मार दिया। वो नडाल सी होते हुए घुटने में गिरी थी। सिद्दीकी के सामने उसके बेजामा जिनको संभाला था, उसकी आंखों से आंसू बहते चले गए थे। चल बुरे, ज्यादा वक्त नहीं है। कार ने सिद्दीकी साहब का गिरबान पकड़ते हुए उन्हें अशीक से इरादा किया था। बाबा, पापा को कुछ मत करना प्लीज। वो चीती हुई गार्ड को पैर पकड़ते हुए हाथ जोड़ चुकी थी। फिक्र क्यों करती है? हाँ, तेरे पास हूँ, आऊंगा वापसी। गार्ड ने बस से कहते हुए उसके चेहरे को जकड़ते हुए कहा था। वो हकार से कचरा हाथ झटकती हुई पीछे किसकी थी। अपने नापाक अजायम को मेरे बच्चे से दूर रखो हफीज इंसान। सिद्दीकी साहब उसका गिरबान पकड़ते हुए धारे थे। वो घर का पिछला हिस्सा सिद्दीकी साहब को सपा मार चुका था। वो दर्द से कुराते हुए सर पर हाथ रखते हुए डैसे गए थे। बाबा, अशीक चीती हुई उनकी जान बागी थी जब गार्ड ने उसके बाजू तक पहुंचा था। इतनी जल्दी क्या है तुझे? छोड़ो बाबा। मुसलसल आंखों से बहते हुए आंसू की वजह से उसकी ग्रीन आंखों में सुरही सी वाजिया हो रही थी। झील सी सबस आंखें मुसलसल आंसू की लड़ियां टूटकर उसके गुलाबी गालों पर गिर रही थी। बैठती हुई आवाज के साथ बहुत कुछ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सिद्दीकी साहब ने बेबस नजर से अपनी बेटी की जन्म देखा था, फिर काशिफ के बेसद पड़ी हुई लाश को। अल्लाह पाक माफ कर देना मुझे, मैं बाप होने का हक अदा नहीं कर सका। मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखना। हाथ जोड़कर आसमान की तरफ बेबस नजर से देखते हुए अशीक की जन्म दे गए थे, जो रोते हुए उनके जन्म आने की कोशिश कर रही थी, मगर गार्ड उसे पकड़े हुए थे। चल बुरे, तेरा टाइम ओवर हुआ। तू जानना चाहेगा ये सब कैसे हुआ? तेरे मरजान काजमी ने सिक्योरिटी तो बहुत प्रोवाइड की थी, मगर अफसोस खाने में जहर मिलाया गया था। वो सब तो 1 घंटा पहले ही एरिया रगड़े हुए मर गए। गार्ड ने कहकर लगाते हुए कहा। सिद्दीकी साहब दुनिया जहाँ से बेगाना हुए अपनी बच्ची को अपनी जन्म आता हुआ देख रहे थे। वो गार्ड को दिखा देते हुए उनकी जन्म दौड़ कर आई थी। बाबा, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? बाबा, ये सब कौन है? बाबा, क्यों मारना चाहते हैं? बाबा। सिद्दीकी साहब का चेहरा अपने सुर्ख मेहंदी लगे हाथों में लेते हुए वो सिसकियों के बीच बोली थी। अपने बाबा को माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। मेरी बेटी, तुम भी स्ट्रांग हो। सिद्दीकी साहब ने उसकी आंखों से बहते हुए आंसू का कामते हाथों के साथ साफ करते हुए रोंदे लहजे में कहा था। बेटी की हालत देख कर उनकी आंखों से आंसू जारी थे। ये सब क्या हो रहा है बाबा? वो रोते हुए सिद्दीकी साहब को गले लगाते हुए बोली। गार्ड ने उसका बाजू साथी से दबोचते हुए उसे अपने बाप से अलग किया था। वो चीती हुई सिद्दीकी साहब के जन्म हाथ बढ़ाकर सिसकी थी। सिद्दीकी साहब ने दर्द से आंखें मीची थी। उसकी आंखों के सामने गार्ड ने गार्ड लोड करते हुए सिद्दीकी साहब के वजूद में साड़ी व्यवस्थ की थी। बाबा, वो चीखती हुई, उसकी आवाज में बेहद कड़ब और बेइंतहा दर्द था। बाबा, बाबा को मार दिया। वो सदमे से गिरती हुई चली गई थी। सिद्दीकी साहब की खुली आंखों ने उसके गिरते हुए वजूद को देखा था, मगर अब उसे थामने की हालत में नहीं थे। मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना मौला। आसमान की तरफ देखते हुए वो बिखरे हुए लहजे में बोलकर साकत हुए थे। बाबा,
वो सदीकी साहब की लाश पर गिरते हुए उनका कंधा हिलाते हुए चीख रही थी, बाबा उठे बाबा, हमें हमें छोड़कर मत जाए बाबा, हम कहाँ जाएंगे बाबा, हम आपके बगैर नहीं रह सकते बाबा, उस लड़की का क्या करें बास। पीछे खड़े हुए गार्ड ने पहले गार्ड से पूछा था जिसने सदीकी साहब पर गोली चलाई थी, लेकिन क्या किया जाए। वो दादी कुछ बताते हुए हबासे से बोला था। अशीक सदमे से नडाल अपने बाप की लाश पर आंसू बहा रही थी। मसलसल रोने की वजह से उसके आंसू खुश्क हो चुके थे, आंखें सूजकर शुरू हो गई थी, मगर दिल था जो दर्द से फट रहा था। वो दिल ही दिल में अपने मर जाने की दुआएं मांग रही थी। उसकी कुल कायनात आज खत्म हो चुकी थी। वो लड़की जो बाप के सहारे जी रही थी, आज जमाने के रहमो करम पर थी। उसे कुछ मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। चल उठ, बहुत हो गया तेरा रोना धोना, गाने से कान से दबोचते हुए घुरा कर कहा। वो कांधे पर दर्द महसूस करते हुए सिदकी थी। उसके साथ उंगलियां अपने नाजुक कांधे में दरसती हुई महसूस हुई। सदीकी साहब का बेजान हाथ उसके हाथ से छूटते हुए जमीन पर गिरकर साकत हुआ था। चल अब, उसे आगे को दिखा देते हुए गार्ड उसके पीछे चल दिए थे। हमें बाबा के पास। चुप, एकदम चुप, वरना एक थप्पड़ भी बर्दाश्त से बाहर होगा। वो सहमी हुई नजरों से गार्ड को देखते हुए बोझल कदमों के साथ चलती थी। आज तक सिद्दीकी साहब ने उसे डांटा तक नहीं था। वो तो सख्त लहजे पर भी रो देती थी, मगर सही कहती है दुनिया, जब लड़की के सर से बाप का साया हट जाए तो पूरी दुनिया बेरहम हो जाती है। बैठ कार में। कार का दरवाजा खोलते हुए गार्ड ने साथी से उसे कार की तरफ दिखा दिया था। उसकी पेशानी काट के हुड से लगी थी। दर्द की लहर उसके सर में दौड़ गई थी। बस हमें भी ले चले, हम भी दिल बहला लेंगे। दो और गार्ड उनके करीब आते हुए बोले थे, जबकि उनकी इरादत जानकर वो लतर गई थी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं, हमें भागना होगा यहाँ से। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी अपने साथ। साथी से हाथ से आंसू साफ करते हुए दिल ही दिल में अहद कर चुकी थी। सहमी हुई नजरों से आसपास का जायजा ले रही थी, जबकि गार्ड्स गहरी गुफ्तगू में मसरूफ थे। वो बास, पुलिस आ गई है। तीनों गार्ड्स ने घबराकर हड़बड़ाते हुए अपनी तरफ बढ़ते हुए गार्ड्स को देखा था। वो मौका देखकर फौरन से वहां से भागी थी। उनकी लाशें ले ली तुमने? सब हो गया ना? गार्ड ने बाकी दो गार्ड से इस्तफसार किया था। उन्होंने हमें सारी हिलाकर उसे मुतमिन किया था। अरे अकल के दुश्मनों, वो लड़की कहाँ गई बेवकूफो? अशी का ख्याल आने पर वो उसकी सीमा दे चुका था जहाँ वो मौजूद नहीं थी। उसे ना पाकर गुस्से से लाल होते हुए वो डरा था। बाकी गार्ड जल्दी से वहां पहुंचे थे। उसे रास्ते में ढूंढ लेंगे, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। गार्ड ने कार स्टार्ट करते हुए मशवरा दिया था। सबने उसके मशवरे से इत्तेफाक राह किया था। कार तेजी से रोड पर दौड़ते हुए वो आसपास नजर घुमाकर उसे तलाश रहे थे। इंस्पेक्टर हाशिम अपनी टीम के साथ किसी मेहमान की इतला मिलने पर वहां पहुंचा था। सब बिखरा हुआ था, मगर सिद्दीकी साहब उनके दामाद और उनकी बेटी को ना पाकर उसने फौरन मरजान को फोन मिलाया था। फायजा बेगम सदमे से नडाल जमीन पर बैठी हुई चीख कर बोल रही थी, इन्वेस्टिगेशन करो और वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, सब मालूम करो। हाशिम आर्डर देते हुए दोबारा फोन को कान से लगा चुका था, मगर मरजान फोन नहीं उठा रहा था। कार्ड कनेक्ट होते ही हाशिम ने जल्दी से उसे आगाह किया था, क्योंकि सिद्दीकी साहब उसके लिए काम करते थे, इसलिए पहली इतला उसे दी गई थी। वो कुछ ही देर में वहां पहुंचा था। हमें इंफॉर्मेशन जैसे ही मिली हम यहाँ पहुंच गए, लेकिन वो सिद्दीकी साहब को मारकर जा चुके थे। अफसोस के साथ उनकी बेटी गायब है और यहाँ के लोगों का कहना है कि सिद्दीकी साहब के होने वाले दामाद को भी उन्होंने मार दिया। हमें बारिश नहीं मिली। नहीं छोड़ूंगा अब मैं तुम्हें, तुम जो भी हो, तुम्हें एक एक पाई का हिसाब देना होगा। मुठिया बीचते हुए वो दारा। हाशिम ने शर्मिंदगी से सर झुकाया था। वो देर से पहुंचा था। लंबा सांस हवा का स्पर्श करते हुए वो हांफते हुए रुकी थी। पसीने में शरबुर वो थकी हुई आंखों से आंसू साफ करते हुए हाँफ रही थी। उसका वजूद जलजलों की जद में था। खौफ से कांपते हुए वो सुनसान सड़क को देख रही थी। आज वो बिल्कुल अकेली थी, कुछ बाकी नहीं रह गया था उसके पास। ये तकरीबन आधी रात का वक्त था। हवा में शदीद हल्की थी। आसमान तारों से भरा हुआ था और सब्जी माइल पीले लैंप हमार सात सड़क पर दूर दूर तक अपनी मदन रोशनी बिखेरे थे। वो सर्दी महसूस करते हुए हैवी दुपट्टे को खुद के गिर्द लपेटती हुई हाथ रगड़ते हुए धीरे धीरे चल रही थी। पीछे से आती हुई तेज रोशनी पर उसे अपना दिल बैठा हुआ महसूस हुआ था। उसके कदमों की चाल में तेजी आई थी। सुनसान सड़क पर पायल की छन छन सुनाई दी थी। वो पीछे देखते हुए बोझल कदमों के साथ एक बार फिर भागी थी। अल्लाह पाक, प्लीज हमें इनसे बचा ले। सिसकी बढ़ते हुए वो दिल ही दिल में अल्लाह से मदद तलब कर रही थी। कार उसके बेहद करीब पहुंच चुकी थी। वो रही वो लड़की, हा हा हा, कहाँ तक भागेगी? गार्ड ने विंडो से सर निकालकर कहका लगाया था, जिस पर उसे अपने दिल किसी खाई में डूबता हुआ महसूस हुआ था। सांसें तेज हुई थी। अल्लाह पाक, प्लीज हमें मार दे, इसी वक्त मार दे, हमारी जान चली जाए। सिसकते हुए वो होप से आंखें मीचते हुए भाग रही थी। सामने से आती हुई तेज रफ्तार गाड़ी को भी वो देख नहीं पाई थी। चर रोड पर गाड़ी के टायर सनसनाहट पैदा करके रुके थे। कार उसे ठीक 1 इंच पर रुकी थी। वो चीती हुई आंखों पर हाथ देकर होप से वहीं पे बेहोश हो चुकी थी। कार से बाहर निकलते हुए वो संजीदगी से इस अरूसी लिबास में सजी हुई लड़की को देखकर रुका था, जबकि सामने से आते हुए गार्ड्स ने फौरन गाड़ी को वापस भिगाया था। उस शख्स को नहीं पहचान सके थे, इसलिए वहां से फौरन निकल गए थे। उसके चेहरे पर बिखरे हुए ब्राउन बालों को उंगलियों से हटाते हुए वो थम सा गया था।
दूधिया सी रंगत, चेहरे पर बला की मासूमियत और उसके घनी पलकों की झालर ने उसकी बेहद हसीन ग्रीन आंखों को छुपाए रखा था, मगर वो उसके बेपनाह हुस्न पर शशदर रह गया था। आज तक उसने इस कदम मासूमियत से भरपूर नक्कुश चेहरे को नहीं देखा था। बरीक नाभि सुर्ख होंठ खौफ से कांप रहे थे। छोटी सी नाक में मौजूद वो नथ जिसका मेरून मोती उसके होंठों से टकरा रहा था, उसके दिल की धड़कन की रफ्तार में तेजी का बायस बना था। आज इस पता दिल शख्स के दिल की एक बीट मिस की थी। वो कुछ पल यूं ही उसके करीब बैठा उसके हसीन नक्कुश चेहरे को हिफ्स करता रहा। कुछ देर बाद नरमी से उसका चेहरा थपथपाया, मगर वो बेहोश ही रही। कार से पानी लाकर संजीदगी से उसे देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की फुल्की पानी की बूंदों को छिड़काव किया। वो फिर भी हफाई रही। मसल से भागने की वजह से उसके जिस्म में बाकी सकत खत्म हो चुकी थी। सदमे ने उसे इस कदर कसक दी थी कि वो नडाल हो गई थी। उसके हल्के से वजूद को मजबूत बाजू में बढ़ते हुए उसने कहा कि बैक सीट का दरवाजा खोलकर उसे नरमी से किसी एंटीक पीस की तरह संभाल कर सीट पर सुलाया था। ये वही जानता था किस कदर एहतियात उसने ये काम किया था। वो नहीं चाहता था कि उसे एक खरोश भी आए। उसके चूड़ों ने हल्की सी आहट पैदा की थी, जिस पर वो मोहब्बत से मुस्कुराया था। अगर उसके वर्कर्स उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख लेते तो फौरन बेहोश हो जाते। वो भला कहाँ मुस्कुराता था। सर्द सपाट नजर से उसे देखते हुए वो ड्राइविंग सीट पर बरजमान हुआ था। गाड़ी को अपने फार्म हाउस की तरफ तेज स्पीड में गामजन कर चुका था। खुद ब किसी की लौदती नजरों को महसूस करते हुए वो नींद में कसमसाई थी। नम आंखों को धीरे से वार करते हुए वो होश में आई थी। वो एक कुशादा आलीशान कमरे में मौजूद थी। खुद को अनजान जगह पर पाकर उसका दिल डूबने लगा था। वो जो कब से उसके अपने कमरे में मौजूद एलसीडी पर कैमरे से देख रहा था, संजीदगी से दरवाजा खोलते हुए उसके रूबरू आया था। सहमी हुई नजरों से उसे देखते हुए वो जल्दी से बेड से उतरी थी। तो कौन है आप? रोंदी हुई बारीक आवाज सुनाई दी। उसकी बारीक आवाज पर उसके दिल ने एक बीट मिस की। और आपने चेहरा क्यों छुपाया है? कौन है आप? बोले। हम वहां बेहोश हुए थे। क्यों लेकर आए हैं आप यहाँ? कामते हुए लहजे में मुसलसल इसे पुरइसरार हंसते को देखते हुए लजरते हुए बोली, तो आप वापस जाना चाहती है? सर्द बारी दिल फ्रेब आवाज ने उसके डरते दिल को सती से जगा था। हमें वापस जाना है। खौफजदा नजर से उसे देखते हुए वो लहंगे को मुट्ठी में जकड़ते हुए बोली, वापस अपने घर? सवालिया रोकदम लहजा था, जबकि लफ्ज गार सुनकर उसकी सबस आंखों से मोती टूटकर उसके गबगाल पर लड़क गए थे। साथी से लब बीचते हुए वो नजरें फेर कर दबी दबी आवाज में सिसकी थी, नहीं, हमें किसी करीबी यतीम खाने में छोड़ दें। गाल को साथी से रगड़ कर आंसू साफ करते हुए वो बड़ाई हुई आवाज में बोली थी, मैं आपको किसी यतीम खाने में नहीं छोड़ सकता। अलबत्ता मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। स्पॉट नजर से उसको देखते हुए वो सोफे पर टांग चढ़ाते हुए बैठते हुए बड़ी गंभीर आवाज में बोला। वो सहमी नजर से उसे देखते हुए रुकी। मुझसे निकाह कर ले और यहीं रहे। उसके ऑप्शन है, जैसे उस मासूम लड़की के सर पर बम गिराया था, उसकी पेशकश पर वो काम कर रह गई थी। आज ही उसके वालिद की वफात हुई थी और आज उसकी निकाह की पेशकश की गई थी, वो भी एक अनजान हस्ती से जिसे वो कुछ घंटों पहले मिली थी। आपके पास 1 घंटे का वक्त है। मैं आपको किसी यतीम खाने में नहीं छोड़ने वाला। अगर आप गाड़ नहीं जा सकती तो मेरे पास यहीं रहे, मेरे निकाह में रहकर। और अगर आप ऐसा नहीं करती तो मैं आपको ठीक इसी जगह छोड़ आऊंगा जहाँ से आपको लाया था। सर्द आवाज में कहते हुए वो सोफे से उठकर कमरे से वॉक आउट कर चुका था। घुटनों पर हाथ रखते हुए वो घुटनों में डहकर सिसकती हुई चली गई थी। अल्लाह पाक, इतना मुश्किल इम्तिहान क्यों? बचपन में ही आपने हमसे हमारी अम्मी को छीन लिया। एक एक बाबा ही तो थे, उनको भी आपने ले लिया। क्या करे अब हम? कहाँ जाएंगे? बिलक बिलक कर रोते हुए वो अपने मेहंदी लगे हाथों को देखकर हिचकियों के बीच बोलने लगी, काशफ को भी मार दिया बाबा। सदीक साहब का सख्त वजूद उसकी आंखों के सामने आया। सिसकते हुए उसने कलाई पर पहनी हुई सूरज चूड़ियों को दीवार पर मारते हुए करब से चीही थी। हम वापस नहीं जाएंगे। वो लोग हमें हमें नहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं। साहब को जन्म देते हुए वो रोते हुए खुद कलामी कर रही थी। बाबा बाबा को मार दिया, हमारे बाबा को। एक बार फिर तला जादू ने उसे घेरे में लिया था। घुटने में सर देते हुए वो मुसलसल आंसू बहा रही थी। ना जाने 1 घंटा कब गुजरा था। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो आंसू साफ करती हुई मुर्दा कदमों के साथ दरवाजा खोल चुकी थी। सामने दुधिया रंगत गोरी सी लड़की महसूस यूनिफॉर्म में खड़ी थी। आपको सर ने बुलाया है, मुस्कुराते हुए खुशदिली से बोली थी। वो साड़ी हिलाते हुए बोझल कदमों के साथ चलती हुई उसके साथ एक आलीशान महलनुमा हॉल में आई थी। लाइटिंग रात में भी दिन सा मंजर पेश कर रही थी। हॉल के बीचों बीच लक्सरी वेलवेट के ब्लैक सोफे रखे हुए थे। वो पूरी तरह शख्सियत पूरी वजाहत के साथ सोफे पर बरजमान था। क्या सोचा आपने? उसके लड़ते हुए वजूद को देखकर वो संजीदा लहजे में बोला। लब काटती हुई वो परेशानी से सर झुका गई थी। मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूँ। दोबारा वही सर्द दल फ्रेब आवाज उसके कान में गूंजी थी। ठीक ठीक है, हम आपसे निकाह करेंगे। वो दबी हुई आवाज में नजरें झुकाए हुए बोली थी। सामने वाले के ब्लैक सोफे पर बैठे शख्स के अनाबी होंठों पर यह दिलकश मुस्कुराहट ने रक्स किया था, मगर उसका चेहरा ढका होने की वजह से उसकी पुरकशिश मुस्कुराहट से महरूम रही थी। लेकिन वो सहमे में लहजे में बोली थी, लेकिन क्या? उसकी सख्त दिलफरेब आवाज पर वो नजरें उठाते हुए उसकी जन्म दे चुकी थी। हमें अपना नाम बताएं और चेहरा दिखाएं। वो बारी लहंगे को मुट्ठी में रोड़ते हुए पलकों को झिड़झिड़ देते हुए बोली थी। अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकता, और जहाँ तो बिल्कुल भी नहीं।
وہ اپنے گارڈ کو دیکھتے ہوئے تشویش سے بولا تھا، میں آپ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا، لہٰذا میرے گارڈز آپ کو اس سڑک تک چھوڑ دیں گے جہاں سے میں آپ کو لایا تھا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے صوفے سے اٹھا تھا، نہیں، ہم یہ نکاح کریں گے، ہمیں واپس وہاں مت بھیجیں۔ خوف سے کانپتے ہوئے وہ فوراً ہڑبڑا کر بولی تھی۔ وہ ماسک کے پیچھے محبت سا مسکرایا تھا، مگر ہمیں آپ کا نام نہیں پتا۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے فرش پر بچھی ڈارک بلو قالین کو گھڑتے ہوئے بولی تھی، وہ سب جانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ ریحان، مولوی صاحب کو لے کر آؤ۔ سرائے سے اس عروسی لباس میں پور سجی اس سراپائی قیامت کو دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ کر اس کشادہ حال سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اس کا اسپیشل گارڈ اس کے صادر کیے گئے حکم اور فوراً مولوی صاحب کو لینے کے لیے نکل گیا تھا۔ بابا، ہمیں معاف کر دیں گے آپ، ہم آج کے دن اپنی زندگی کی نئی شروعات اس طرح کرنے جا رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم واپس نہیں جا سکتے وہاں بابا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں میچ کر خود کلامی کے دوران بولی تھی۔ وہ لڑکی اسے لے کر کمرے کی جانب چل لی گئی تھی۔ یہ کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ وہ سپار نظر سے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر صوفے سے پشت لگاتے ہوئے آنکھیں موت لیٹا تھا۔ تم جانتے بھی ہو وہ لڑکی کون ہے؟ صدیقی کی بیٹی ہے، اس کے باپ کو تم نے آج ہی مروایا ہے، اس کے مقدر کو مروا دیا ہے تم نے، اسے بربادی کی راہ پر لانے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ بد مزہ ہوتا ہوا پرکشش نیلی آنکھیں واہ کرتے ہوئے سر اٹھا کر اس کے جنم دیکھ کر سپار نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کیوں مجھے ہمدردی ہو رہی ہے اس بے سکون وجود سے۔ پیشانی پر بکھرے ہوئے براؤن سلک کے بالوں کو ہاتھ پھینک کر کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تھا، تو نکاح کیوں کرنا چاہتے ہو اسے؟ ہمدردی، افسوس اور کبھی تو جتائی جا سکتی ہے نا، معافی مانگ۔ نیور ایور، ڈونٹ یو ڈیئر۔ اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی فیملی کو میں نے مارا ہے، جنونی انداز میں کہتے ہوئے وہ سامنے کھڑے شخص کو حیرت سے چونکنے پر اتفاق کر چکا تھا۔ اس کا مطلب لفظ عشق سے بے حد نفرت کرنے والا وہ درندہ صرف انسان آج ایک چھوٹی سی لڑکی سے عشق کر بیٹھا ہے۔ لہجہ تندیا تھا، کر بیٹھا ہوں اسے عشق، ہاں وہ میرے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے۔ آنکھوں میچتے ہوئے وہ سر صوفے پر گراتے ہوئے کرخت لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی ان آنکھوں میں بے حد معصومیت ہے، جب سے اسے دیکھا ہے دل بے سکون ہے، مجھے حاصل کر کے تیز درخت دل کو تسکین دینا چاہتا ہوں۔ آنکھیں مودے وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا، اور جب اسے پتہ چلے گا اس کے باپ کو کا تم ہو وہ کبھی نہیں جان پائے گی۔ سر، مولوی صاحب آگے ہے۔ دروازے پر ریحان کی دستک سن کر نیچے گراتے ہوئے وہ چہرہ ماں سے ڈامتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔